everybody please confirm? You may start. So hello everybody. Am I audible? If I am audible, please confirm by writing in the chat box. Okay, thank you. Thank you, Rajneesh ji, for your. So, thank you again for joining us in this session on the Constitution of India. The dates of the All India Bar Examination 21 have been announced. By now, majority of you must have enrolled yourselves, and you might be in the situation to give the examination. Majority of you might have accomplished majority of the subjects which are part of this syllabus. But this is an attempt of this organization, First Generation Lawyers Association, to aid you in assisting in understanding the Constitution of India, respectively in the AIBE perspective. And for this, I convey my regards to the president of this association, Advocate Rudra Vikram Singh ji, who has bestowed this responsibility upon me to take the lecture on this subject. Friends, this subject in itself is quite unique. Reason thereby, इसका कारण ये है कि ये सब्जेक्ट अपने आप में कई कानूनों को परिभाषित करता है। जी बिल्कुल, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में बात करेंगे। और संविधान, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये बात आप नोट करके चलिए, क्योंकि ये स्पेशल फीचर्स भी AIBE के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। So the special features of the Constitution of India, the salient features, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। AIBE के हिसाब से आप सभी लोगों को प्रियम्बल के बारे में पता होना चाहिए, जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है वो आपको पता होनी चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी जजमेंट्स हैं, फिर चाहे वो रे बेरुबारी का जजमेंट हो या फिर वो केशवानंद भारती का जजमेंट। केशवानंद भारती का जजमेंट अभी तक के भारत के इतिहास में सबसे बड़ी बेंच बैठी, 13 जजेस की बेंच, और उस बेंच ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, ऑनरेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट द प्रीएम्बल इज आल्सो सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, यानी भारत की प्रस्तावना में भी भारत की संसद अमेंडमेंट कर सकती है, बदलाव ला सकती है। तो ये भी पॉइंट आप नोट करिए कि प्रीएम्बल भी अमेंडमेंट, प्रीएम्बल में भी अमेंडमेंट हो सकता है। ये तो बात नहीं प्रीएम्बल की, लेकिन इसके पहले हम एक बात गौर करें कि आज की तारीख में, आज 22 मई 1949 में इस समय भारत की संविधान सभा, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी बहस चल रही थी। ये बात आप चूंकि अब सभी AIBE देने जा रहे हैं, तो ये बात तो आपको पता ही होगी, भारत का संविधान भारत की संसद ने पारित नहीं किया, बल्कि भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पारित हुआ, संविधान सभा में पारित हुआ। और ये संविधान सभा का इतिहास कैबिनेट मिशन से आता है। 1946, ये भी आप बात नोट करके करिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है AIBE के पर्सपेक्टिव से। हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का इतिहास, कि भारत के संविधान के इतिहास बनाने में कौन सी सभा बनी, उसके इंटरिम प्रेसिडेंट, टेम्पररी चेयरमैन कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा साहब उसके टेम्पररी चेयरमैन। फिर 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित हुआ, जिसको आज हम प्रीएम्बल भी कहते हैं। उस समय कुछ अलग था, आज कुछ अलग है।
भारत के प्रियम्बल में अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, ये भी ये बात आप नोट करके चलिए। 11 दिसंबर 1946, 11th of December 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन हो गए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये बात भी आपको मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एआईबी के पर्सपेक्टिव से आप ये कहें कि सिर्फ बैरक ले जाके काम हो जाएगा, ये गलत सोच है। सिर्फ बैरक से काम नहीं होगा, क्योंकि कुछ सवाल एआईबी में ऐसे आते हैं जो कि बैरक में आपको मिलेंगे नहीं। और हम जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कितनी मार्किंग होती है, 10 मार्क्स का है कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस प्रकार से कैसे हम किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, और ये बात आप जरूर समझिए कि पिछले वर्ष ही एआईबी के एग्जाम पैटर्न को पूरा चेंज कर दिया। पहले सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चंस और थोड़े एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस आते थे, लेकिन पिछले साल का अनुभव ये है, 2025 का जो अनुभव है वो ये है, और जो कहा जा रहा था कि ये ऐसा पेपर है कि जैसे जुडिशरी में आता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे आपके जो पढ़ाते हैं YouTube पे वो बता रहे कि ये बहुत टफ पेपर था। तो ये बात आप इसलिए नोट करके चलिए। मैं ये जो स्लाइड्स आपको दिखाई जा रही हैं, इसमें आगे भी मैंने इसमें नोट करा है कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आ सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते किस प्रकार का ये क्वेश्चन पेपर आ जाए। दिस इज अ काइंड ऑफ बेट। पिछले साल के अनुभव से और उनके पिछले साल के अनुभव से हम आपको बता रहे हैं। तो ये गारंटी नहीं है कि जैसा हम बता रहे हैं टोटल वैसा पेपर आए। पेपर तो कैसा भी आ सकता है, लेकिन हाँ, इतना परिवर्तन नहीं होगा कि जी बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चीजें आ जाए, समझ ही ना आए कि क्या है कैसे है। ऐसा नहीं होगा। जो कुछ होगा वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा या आपने जजमेंट्स में पढ़ा होगा। अब आप ये स्लाइड देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एडवोकेट्स। तो ये तो मुझे शायद समझाने की जरूरत भी नहीं है कि संविधान सिर्फ एडवोकेट्स के लिए जरूरी नहीं बल्कि सबके लिए जरूरी है। और इतिहास जो कॉन्स्टिट्यूशन की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे और ये एआईबी में क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका, आयरलैंड, रशिया, जर्मनी, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आप सोर्सेज भी समझ के चलिए। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया मिशन, पिट्स इंडिया एक्ट, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये सब चीजें भी आपको इनकी क्या था ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे होगा तो एमसीक्यू ही, लेकिन आपको उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब ये इसमें जाके आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसलिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी you must take into consideration apart from the sources of Indian Constitution, my dear friends. Now, so far I have told you the historical portion as to you must focus, followed by the sources, followed by the development of the Constitution through the Constituent Assembly. You must also know how many members were there in the Constituent Assembly. Apart from that, how many committees were there in the Constituent Assembly? आपको पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। 7 कमिटीज थी इसमें, ड्राफ्टिंग कमिटी ये थी। And who was the first draftsman of the Constitution of India? It was not Dr. B.R. Ambedkar. ये tricky question था। Who was the first draftsman of the Indian Constitution? So you must also take this into this answer you must know. It was B.N. Rao, Benigar Narsingh Rao. He was the advisor to the Constituent Assembly, and Dr. Ambedkar was the chairman of the drafting committee, and he was also the participant in the Constituent Assembly debates on various subjects. Apart from these historical backgrounds, Constituent Assembly, committees in the Constituent Assembly, and the
amendability of the preamble. Now we come to certain important portions of the constitution जो कि आपको बहुत जरूरी है समझना, उनमें से सवाल आते ही आते हैं। पहला, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 of the Constitution of India. Right to equality, right to freedom of speech and expression, right to religion, freedom of religion, freedom against unemployment, ये जो untouchability, ये सब सवाल, right to constitution remedies, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, कौन से आर्टिकल से शुरू हो रहा है, कौन से आर्टिकल पे खत्म हो रहा है, आर्टिकल 32 से रिलेटेड कौन कौन से जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है, 42nd अमेंडमेंट और 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत जरूरी है, इससे सवाल जरूर आते हैं। 42nd अमेंडमेंट एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशन एंड 42nd अमेंडमेंट में आपका जो अमेंडमेंट किया गया संसद द्वारा, वो आप बिल्कुल नोट करके चलिए। और ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है आपके लिए कि आखिर 9th शेड्यूल हमारा 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया था या उसके पहले जोड़ा गया। तो 9th शेड्यूल वाज एडेड थ्रू द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सवाल आ सकता है। देखिए, हम वी कैन ओनली एनालाइज कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, बाकी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स भी देखने हैं एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जो हमारी हैं, habeas corpus, mandamus, quo warranto, certiorari, prohibition, ये सब आपको पता होनी चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, लेकिन उससे सवाल जरूर आते हैं और वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, हुरा वर्सेस हुरा। उस जजमेंट में ये कहा गया था कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड क्यूरेटिव पिटीशन। तो दैट क्यूरेटिव पिटीशन वाला क्वेश्चन कि कौन से जजमेंट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्यूरेटिव पिटीशन की स्थापना करी, इसको ज्यूरिस्प्रूडेंशियली रिकॉग्नाइज करा, वो जजमेंट है हुरा वर्सेस हुरा। ये क्वेश्चन पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी आया था। इस साल ना आए नहीं कह सकते, लेकिन ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्यूरेटिव पिटीशन का भी सवाल आ सकता है। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि आजकल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या जनरल जो अभी करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं, ये हमको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस समय जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं, ये स्लाइड का बेसिस मैं भी आपके लिए बना रहा हूं। अब जैसे यूथनेशिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अब आप कहेंगे साहब यूथनेशिया से रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सेटल्ड है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शॉनबॉ का जजमेंट दे रखा है एक्टिव यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया पे। नहीं, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके आगे बढ़ चुका है। अभी कुछ ही महीने पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथनेशिया को ग्रांट करा। गाजियाबाद का वो मामला है, यू मस्ट नो वो कौन सा मैटर था, वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि पिछले साल एआईबी में एक ऐसा सवाल आ गया था जिसकी बहस उस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, लेकिन उसका सवाल एआईबी के क्वेश्चन पेपर में था। वो क्वेश्चन क्या है मैं वो आपके सामने अभी रखूंगा। चलिए उसके आगे हम बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम आते हैं यूनियन जुडिशरी, पार्लियामेंट और आपके एग्जीक्यूटिव, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इमरजेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या देश में कभी लगी है? ये बात आप जरूर गौर करके चलिए। कितनी बार हिंदुस्तान में इमरजेंसी लगी है, ये बात आपको समझ के चलना है। उसके बाद हमारे संविधान में कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो चुके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं,
कि ये पूछा जा सकता है। उसके पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स हैं और कितने बेंच की जजमेंट ने वो कितने बेंच की जज कितने जजेस की बेंच ने वो जजमेंट दिया। जैसे कि आईसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 11 जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया। आर्टिकल 370, ये पता होना चाहिए कितने जजेस की बेंच ने जजमेंट दिया। अयोध्या लैंड डिस्प्यूट, ये पता होना चाहिए कितने जजेस की बेंच, क्योंकि ये सब करंट अफेयर्स का पार्ट है। माइंस एंड मिनरल्स जजमेंट 9 जजेस की बेंच थी, उन्होंने दिया। अभी रिसेंट में इंडस्ट्री की डेफिनेशन पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 7 जजेस की बेंच बैठाई। अभी वो जजमेंट आया नहीं है, लेकिन वो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है। दैट वाज जज बेंच। तो ये आपको कितने जजेस की बेंच रही ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आप ये कहेंगे, एक सवाल आता है राइट टू प्राइवेसी। अब क्या राइट टू प्राइवेसी पे सिर्फ केएस कुट्टू स्वामी का जजमेंट है? अभी तक तो यही है, लेकिन उसके पहले का हिस्ट्री क्या थी वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सवाल आ चुका है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस एज टू व्हाट इज हैपनिंग। आपको सतर्क होना पड़ेगा कि क्या क्या चल रहा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सिर्फ बेयर एक्ट से काम नहीं चलेगा। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आपको जजमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो पीआईएल्स होती हैं उनको समझना पड़ेगा। तो ये बात आप गौर करके चलिए। अब मैं आता हूं जो कि जिस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और वो जानना आपको बहुत जरूरी है कि एआईबी के पेपर में किस किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं शशांक से कहूंगा कि कृपया स्लाइड को पहले लेके जाएं, जहां पे हमने लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बात करी। तो हम आपको बताएं जो लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, आप इनको चाहे नोट कर लीजिए अपने पास और उस हिसाब से अपनी तैयारी करिए। सबसे पहला जो जरूरी है, शशांक इसको आगे लेके चलिए, जहां पे क्वेश्चंस लेवल्स ऑफ और जी बस। तो आप देख पा रहे हैं 4 प्रकार के लेवल्स हैं क्वेश्चंस के। पहला डायरेक्ट क्वेश्चन। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे? क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल आपको पता होगा। आप डायरेक्ट आप इसमें जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 53 खोलेंगे और पता चल जाएगा कि जी यहाँ पे बात करी गई है। डायरेक्ट क्वेश्चन। एक और सवाल, which provision of the which article of the Constitution of India talks about special provisions for the children and women, that is under article 15 clause 2. एक और क्वेश्चन, which article of the Constitution of India talks about defines law, that is article 13 clause 2. article 13। तो these are direct questions, इसमें आपको ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। जो दूसरा, तीसरा और चौथा है ये दिमाग घुमा देते हैं। लाइक सेकंड इज रीजनिंग एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस। अब मैं शशांक से कहूंगा कि रीजनिंग एंड एनालिटिकल क्वेश्चन वाली स्लाइड पे आप जाइए, वहां पे क्वेश्चन हमने दिया है जी, आप ये देख सकते हैं। एक क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ सकते हैं, असर्शन एंड रीजन। अब ये आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो
कि यह कौन से आर्टिकल में है और इसमें क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो एक बार आप एक थॉरो रिवीजन करके जाइए और इन सवालों को आप इनको अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें आपको देखिए मनी बिल, अब मनी बिल आर्टिकल 110 में डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो आपको यहां से एक हिंट मिल गया कि आर्टिकल 110 से रिलेटेड ये सवाल है। अगर आपको पता है मनी बिल कहां डिफाइंड है तो आप डायरेक्ट आर्टिकल 110 पे जाएंगे और वहां पे जाके पेजेस में फ्लिप करेंगे, आपको शायद इस सवाल का जवाब मिल जाए अगर आप बेयर एक्ट को ढंग से पढ़ना जानते हैं। तो आप उसका रीजन भी दे पाएंगे, आप उसका असर्शन भी कर पाएंगे और फिर इन पे आप जवाब दे पाएंगे। तो ये बहुत, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट पढ़ना भी आना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है ऐसे सवालों पे। और पिछले साल ऐसे सवाल सबसे ज्यादा आए थे और इसी पे कहा गया था कि ये तो ऐसा पेपर है जैसे जुडिशरी के एग्जाम में पेपर आता है, रीजंस एंड असर्शंस वाला। तो मैं ये कहूंगा कि इट इज नॉट वेरी इजी, but it is easy for those who know how to read the bare act, how to understand the provisions of the article, what is underlined in the constitution, वो चीज आपको पढ़ना आना चाहिए, तब आप इन सवालों का जवाब दे पाएंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की वेटेज बहुत ज्यादा है, 10 मार्क की है। और मैं समझता हूं कि आप लोग नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल छोड़ के आए, क्योंकि बेसिस है कॉन्स्टिट्यूशन हमारी वकालत का या जुडिशरी के या कुछ भी। आप जज बने या एडवोकेट बने, कुछ भी बने, कॉन्स्टिट्यूशन तो पता ही होना चाहिए। तो ये ऐसे सवाल आते हैं। अब मैं शशांक से फिर कहूंगा आप दोबारा पिछली वाली स्लाइड पे जाएं, जहां पे हमने तीसरी कैटेगरी दी है। एक इसके पहले जहां पे हमने लेवल्स दिए हैं। हाँ जी, अब आते हैं प्रेसिडेंट बेस्ड क्वेश्चंस। Now these precedent based questions, as I said, आपको पता होना चाहिए कौन से जजमेंट में क्या बात करी गई। And this also gives you the idea as to how much you know how to read a judgment. जैसे for example in A.K. Gopal and ADM Jabalpur, these two judgments are related to preventive detention, but the question of law in every judgment, in both of the judgments was different. And which judgment was delivered by Justice H.R. Khanna? ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एडीएम जबलपुर ए.के. गोपालन में कंफ्यूजन हो सकता है और इससे क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि ये एक लैंडमार्क जजमेंट है और प्रेसिडेंट है। भले ही ओवररूल हो गया हो, लेकिन प्रेसिडेंट तो है। इसने भारत के संविधान की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करा। You must take this into account. अब मैं चाहूंगा शशांक से कि हम प्रेसिडेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन पे जाएं, स्लाइड पे जाएं। जी, अब ये प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन, अब देखिए ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब नाउ इट हैज बोथ द ऑप्शंस, केस पुट्टुस्वामी and MP Sharma. Case Pudduswamy and MP Sharma. MP Sharma is also related to privacy, and case Pudduswamy is also related to privacy. But you can answer this question only by understanding the question. And the question is, in which of the following judgments was the issue of right to privacy dealt with by the Supreme Court? And now here is the difference. यहाँ पे आप क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है कि किस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट माना।
यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राइट टू प्राइवेसी के साथ डील करा, मुद्दे पर विचार किया। तो देखिए, ये इसीलिए मैं कह रहा हूं, यू मस्ट नो द जजमेंट, द क्रक्स ऑफ द जजमेंट। अगर आप यहाँ पे लगा के आते हैं जवाब केस कुटुसामी, गलत हो जाएगा। यहाँ पे जवाब है, मैं आप पे छोड़ता हूं, कौन सा जवाब है वो आप देखिएगा। तो इसीलिए जो सवाल है वो क्या आपके पॉइंट, ये जो ऑप्शंस हैं उनसे रिलेट कर रहा है, ये भी बहुत जरूरी है समझना। Here the issue is not in which constitution amendment right to, in which judgment right to privacy has been said fundamental right, but the question is something different. अब मैं चाहता हूं शशांक से कि हम दोबारा पीछे वाली स्लाइड पे चलें, जहां पे लेवल्स की बात हमने करी। लेवल्स जी, अब आते हैं, देखिए ये सबसे टेक्निकल है। वो जो सवाल आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, उसका ना तो डायरेक्ट जवाब, ना उसका रीजनिंग से जवाब, ना उसका प्रेसिडेंट से जवाब आपको मिलेगा। So it is neither in the whereat, nor it has been decided by the Supreme Court, but the question is there and you have to answer it. ऐसा सवाल आ चुका पिछले साल, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, this kind of question was in the question paper, which means it is neither in the whereat nor it is res integra. Res integra means the issue has not yet been decided. It is still pending. Res integra means if the question is res integra, it means it has already been decided. But when the word neither comes there, that means it is still pending. The law is not well settled. हाँ, तो यहाँ से एक और चीज समझ आती है कि आपको मैक्सिम्स भी समझनी पड़ेगी। मैक्सिम्स को भी रट के जाइए, मैक्सिम्स को भी रट के जाइए, मैक्सिम्स से भी सवाल आते हैं। रेस इंटीग्रा, इंजूरिया साइन डेमनम, डेमनम साइन इंजूरिया, ये टॉट से है। नंडम पैक्टम, ये कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। एक्टस रियस मेंस रिया, ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। विजिलेंटिबस नॉट डॉक्यूमेंटिबस सिर्फ ये रिलेटेड है लिमिटेशन से। और आ सकती है मैक्सिमम, जितने मेरे याद आ पा रही है मैं आपको बता रहा हूं। तो मैक्सिम्स भी आप समझ के चलिए। चलिए हम आगे चलते हैं। नाइदर बेयरैक नॉर रेस इंटीग्रा। अब मैं शशांक से कहूंगा कि इस सवाल पे आइए, इस स्लाइड पे आप पहुंचिए। जी, इसके बाद है, हाँ ये the president has referred the question to the Supreme Court. अब देखिए, whosoever would be conscious, तो ये उस सवाल का जवाब दे सकता है, अपने दिमाग से लगा के दे सकता है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। The president has referred a question to the Supreme Court, and the Supreme Court, as per Article 143 of the Constitution of India, has advised the president accordingly. Can the advice given by the Supreme Court be considered as judicial precedent? ये सवाल है। अब मैं चाहता हूं, अगर आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट है तो आप आर्टिकल 143 खोलें और वहां से देख के बताइए कि आपको इस सवाल का जवाब मिलता है। हमने भी खोल लिया है आर्टिकल 143।
Article 143 reads power of the president to consult the Supreme Court. Now the question here is, can the advice given by the Supreme Court be considered as judicial precedent? अब हम आपको बताएं, जिस वर्ष पिछले वर्ष ये सवाल आया था, this question came in the Supreme Court in last year question paper, and this question, ये सवाल जिस समय क्वेश्चन पेपर में आ गया, उसी समय यही सवाल पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बहस चल रही थी. This question was under adjudication in the Supreme Court. तो यानी हमारे पास कोई जजमेंट भी नहीं था, यानी प्रेसिडेंट भी नहीं था, और इस सवाल का जवाब कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देता है, because this question is related to the interpretation of the constitution. तो अब दिमाग लगाया भाई, क्या जवाब होगा इसका? अब the person who is conscious, who might be following at that time कि क्या चल रहा था, तो आपको याद होगा तमिलनाडु गवर्नर का एक केस था, जिसमें कि गवर्नर ऑफ तमिलनाडु एंड द कैबिनेट ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट, उनके बीच में डिस्प्यूट था. There were certain bills which were pending with the governor. वो उन पे असेंट नहीं दे रहे थे, उन्होंने वो प्रेसिडेंट साहब असेंट नहीं दे रहे थे. तो सवाल ये हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि आखिर कब तक गवर्नर साहब उन बिल्स को अपने पास एज अ पॉकेट बिटो रख सकते हैं? क्या परमानेंट कोई उसकी लिमिट नहीं है? क्या कोई टाइम फ्रेम नहीं है? तो इस बात पे जजमेंट दिया गया. जजमेंट ये दिया गया कि देयर इज अ टाइम लिमिट. अब आप कहते हैं जब जजमेंट था तो ये तो क्वेश्चन वेल सेटल्ड था. नहीं, उस क्वेश्चन को रेफर कर दिया गया था टू अ लार्जर बेंच. And when the AIP examination happened, that matter was pending before the larger bench of the Supreme Court. But even in that judgment, in that adjudication, this question was at that time was not under discussion. It was subsequently to be discussed. तो जो भी candidates थे AIP के, वो हो गए confused. They were confused as to what should be the answer of this question. ना हमें आर्टिकल 143 में मिल रहा है, ना कोई इसका जुडिशियल प्रेसिडेंट है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट रेफर कर दिया गया है लार्जर बेंच को. तो अब हम इसका जवाब दें तो क्या दें? तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक खेलनी पड़ेगी. पहले उस ट्रिक को खेलने के लिए कुछ चीज पता होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो क्या ऐसा सवाल माननीय कोर्ट में पेंडिंग है. अगर वो पेंडिंग है तो आप किसी भी ऑप्शन पे टिक लगा आइए, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें ऐसे सवाल पर आपको ग्रेस मार्क दे दिया जाएगा. लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग होना चाहिए. अगर वो डिसाइडेड है तो यू कैन नॉट जस्ट डू दैट थिंग कि कहीं पे भी टिक लगाइए. तो ऐसे सवालों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तभी आप ये अपना ट्रिक लगा सकते हैं, वरना वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इसीलिए इस सवाल पे आंसर की में ग्रेस मार्क दे दिया गया था. तो ये एक चौथे प्रकार का ऐसा सवाल है, फोर्थ काइंड ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ द क्वेश्चन which is quite
माइंड बॉगलिंग। इसमें आपको पूरे अपने दिमाग के सारे नसों को खोल के काम करना पड़ेगा, तब ये आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूं शशांक जी से कि वो अगली स्लाइड पे चले। ये प्रियम्बल की हमने बात कर ली। ये आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये बात आपको समझनी होगी। उसके बाद आप चलिए और इससे प्रियम्बल से रिलेटेड आप डेट्स भी याद रखिए। when preamble of India came in, when preamble came into was adopted, it was adopted on 26th of November 1949 and the whole constitution was enforced on 26th of January 1950. So there is a difference. अब एक जनरल नॉलेज का सवाल भी आ सकता है कि हमने कौन से वर्ष से कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना शुरू करा। ये भी आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। अब मैं शशांक जी से कहूंगा कि कृपया अगली स्लाइड पे आइए। हाँ, लेकिन उसके पहले कृपया पीछे चलें। एक चीज हमको आपको और बतानी है प्रियम्बल में, और वो ये है कि आप प्रियम्बल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट ने क्या क्या जोड़ा, सेक्युलर, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी शब्द जोड़ा, ये पता होना चाहिए। रेप और रिपारी केस प्रियम्बल से रिलेटेड है। केशवानंद भारती प्रियम्बल से रिलेटेड है। बोमाई केस, एसआर बोमाई केस सेक्युलरिज्म से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलिए शशांक जी। ये हमने फंडामेंटल राइट्स की बात करी और मैंने आपको पहले ही बता दिया इनसे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। इनके जजमेंट्स आप देख के चलिए। मेनका गांधी है, एपेरोयप्पा है, केएस पुट्टस्वामी, आपका बाकी जजमेंट्स हैं। आगे बढ़िए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा, आगे बढ़िए। इसके बाद हम आते हैं आपके, जो मैंने आपको फंडामेंटल्स बताया कि आज आपको बैरेट पढ़ना आना चाहिए, अपनी जो प्रेसिडेंट्स है उनका पता होना चाहिए। शशांक जी आगे चलिए इस स्लाइड के बाद। जी 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 बिल्कुल। मास्टर द बैरेट, स्टडी द लैंडमार्क जजमेंट्स, रेगुलरली आप उसको रिवाइज करिए और एनालिटिकल क्वेश्चंस ये आप करते रहिए। और दूसरा ये अपनी जो करंट अफेयर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो आप उन पे गौर करके चलिए, ये आपको पता चलेगा। पीआईएल्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ये भी आपको गौर करके चलना है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से भी सवाल आते हैं, मतलब वो प्रेसिडेंट बेस्ड जो मैंने आपसे बात कही। अब आगे चलिए। कंसंट्रेशन आपको बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन आपको चाहिए होगा जी। तो चलिए वापस शुरू में आ जाते हैं। तो ये एक हमने आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, हमने प्रयास करा आपको बताने का कि हम इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज हमें पता होनी चाहिए, कैसे कैसे सवाल आते हैं। और अब आपको एक और बात बताएं कि आप अब इसमें सवाल, अब मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई सवाल है तो आपको पूछें, ताकि हम इसमें और समझ सके क्या क्या समस्या आ रही है, वो हम इसमें गौर कर सकें। किसी का अगर कोई सवाल हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसमें इसको कंक्लूड करें। आपके माइक्स ऑफ हैं, म्यूट हैं, आप म्यूट कर लीजिएगा। किसी का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसमें इसको कंक्लूड करें। वो सारी चीजें शशांक जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है क्या? राइट टू साइलेंस एक्सरसाइज करा जा रहा है। I believe they are using their right to be silent. Nice. तो कॉन्स्टिट्यूशन के वकील राइट टू साइलेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर थ्रू दिस। मैं प्रयास करूंगा कि इसके बाद एक पूरा जो